सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम पुनः आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको भी अच्छे जो है ना इस चैनल पर कंटेंट देखने को मिल रहे होंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे, हमें पूरी तरह से उम्मीद है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा हम विशेष जानकारी के लिए बता दें, जो है हम काफ़ी लंबे समय से अध्ययन करते आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और उसका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम जिक्र करेंगे और बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे तो थोड़ा सा हम पुनः रिपीट आपको कर देते हैं और बता देते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बहुत सारे जो है अंगों के बारे में आपको बताया गया था और साथ ही साथ जो है ना कॉन्सेप्ट चार्टों के बारे में बताया गया था। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए। उस वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नहीं तो फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो फिर इस चैनल पर जो है ना इस चैप्टर के नाम से जो है ना क्या आपको मिलेगा, तो प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से भी आप बहुत कुछ देख करके सीख सकते हैं। और जो वीडियो छूट गया है उन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। तो ध्यानपूर्वक जो है ना इस वीडियो को देखिए और समझिए और इस वीडियो को अंत तक पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या किए हैं, तो बहुत सारे फिगरों को भी बना दिए हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से हम समझा सके और आपको देख करके समझ में आ सके। और आपको करना क्या है कि फिगर को जो है ना, जितने भी आपको फिगर अभी तक बताए गए हैं जो है ना वीडियो में, उन फिगरों को आपको प्रैक्टिस करना है, बनाना है, एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करना है, क्योंकि फिगर बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि आप अगर फिगर एक बार सीख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको जो है उस टॉपिक के बारे में ऐसे ही आसानी से याद हो जाता है। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत और रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए फिगर को प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। थोड़ा मेहनत तो पड़ेगा, लेकिन तो भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि मेहनत से ही बहुत कुछ हासिल होती है। तो इसलिए इस मेहनत को जारी रखना है और बनाते रहना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे किसके बारे में, तो बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में। ध्यान देंगे, बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे, बार्थोलिन ग्लैंड को हम लोग जो है ना हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बार्थोलिन ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। बात क्लियर हो गई। अब चलिए, यहाँ पर ध्यान रखना कि बार्थोलिन जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार होती है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे, बार्थोलिन जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो योनि के कहाँ, तो पार्श्व सतह पर, यानी योनि के जो पार्श्व सतह होते हैं उस सतह पर हमें देखने को मिलेगा कौन, तो बार्थोलिन ग्रंथि। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि योनि के क्या, पार्श्व सतह पर या पार्श्व भाग पर हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है। और इसकी अगर हम संख्या की बात कर लेते हैं तो इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। किसकी संख्या एक जोड़ी आपको बताया गया, तो ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। तो बार्थोलिन जो ग्लैंड्स होती है, बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है, इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। और एक कहाँ होती है, ये हम आपको फिगर में देखिए, यहाँ पर फिगर हम बनाए हैं, इसमें हम आपको दिखाएंगे। तो इसको पहले ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हम आपको बता देते हैं कि ये जो ग्रंथि होती है, यानी बार्थोलिन जो ग्रंथि होती है, ये कहाँ खुलती है, तो योनि में खुलती है। कहाँ खुलती है, तो ध्यान देंगे, योनि में खुलती है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं बार्थोलिन ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा कि एक जोड़ी इसकी संख्या होती है। दूसरी बात कि आपको पूछा जाए कि बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना होगा पार्श्व सतह पर पाई जाती है। किसके पार्श्व सतह पर, तो योनि के पार्श्व सतह पर पाई जाती है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि बताएं जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है वो कहाँ खुलती है, तो आपको बताना होगा कि योनि में खुलती है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर यहाँ पर हम बना दी है आपको समझाने के लिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो ध्यान देंगे, ये फिगर के बारे में आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि ये फिगर हम आपको पहले भी वीडियो में बता दी है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, जो आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा। आगे चलिए, तो उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए और उसके बाद इसको जो है देखिए तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो देखिए ये क्या है, तो ध्यान देंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। किसका, तो फीमेल का। बात समझ में आ रही है। जो फिगर हम बनाए हैं वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया का है, के बारे में हम पिछले वीडियो में भी आपको जिक्र किए थे और बताए थे, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या है, तो इसमें बहुत सारे भाग होते हैं जो है ना, मॉन्स पीविस, ये सब बाह्य जननांग होते हैं स्त्री जननांगों के। लेबिया मिनोरा जो है ना, लेबिया मंजोरा, लेबिया मिनोरा। वाल्वा के इस तरफ जो है ना, देखेंगे यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यानी वाल्वा के जो छिद्र होते हैं इसके दोनों तरफ आपको जो है क्या होते हैं, तो एक एक ग्रंथियाँ दिखते हैं। इन ग्रंथियों को ही क्या नाम से जाना जाता है, तो आपको बताया गया कि जो है ना बर्थोलिन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। बात क्लियर हो गई। बर्थोलिन ग्रंथि कहाँ होती है आपको बताया गया। ये देख रहे हैं, ये क्या है, वेजाइना है, योनि है, ठीक है, या वल्वा है। और इसकी जो है देखेंगे इस साइड में आपको जो गोलाकार संरचना दिख रही है, इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो बर्थोलिन ग्रंथि या बर्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, आपको नाम लिखा हुआ दिखाया गया है। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए तो आगे हम चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है क्या है, तो मेमोरी ग्लैंड। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, मेमोरी ग्लैंड। इस ग्लैंड को लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्तन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्तन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि से भी आपको क्लियर हो रहा हो कि स्तन, ठीक है, और ग्रंथि यानी क्या, स्तन के साथ पाए जाने वाले ग्रंथि, स्तन ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। इसको बोलचाल के भाषा में ऐसे समझाने के लिए हम आपको बता दिए, लेकिन हम जो बता रहे हैं उस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। तो आगे चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर हम बता रहे हैं किसके बारे में, तो स्तन ग्रंथियों के बारे में। ये स्तन ग्रंथि जो होती है ये किस में देखने को मिलती है, स्त्री में भी होती है और ये पुरुष में भी होता है। फर्क थोड़ा होती है कि जो ना स्त्रियों में क्या होती है, इससे जो है दूध का स्रवन होता है, लेकिन पुरुषों में इससे दूध का स्रवन नहीं होती, इतना अंतर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसे कॉमन है, लेकिन इसके बारे में जो हम बता रहे हैं उस पर विशेष फोकस कीजिएगा तो ध्यान देंगे। क्या होते हैं, जो स्त्री होते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रत्येक स्त्री जो होते हैं उनमें क्या होती है, कितने, तो 2 स्तन ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक स्त्री में 2 स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। बात क्लियर हो गई, कितने ग्रंथियां पाई जाती है प्रत्येक स्त्रियों में, तो 2 स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। या इसको आप दूसरे भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्तन ग्रंथि जो होती है वक्ष गुहा के, स्तन ग्रंथि जो होती है, ध्यान देंगे यहाँ पर, स्तन ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो वक्ष गुहा के, ध्यान देंगे, बाहर दाएं और क्या साथ ही साथ देखेंगे बाएं क्या होते हैं, एक एक संरचना के रूप में स्थित होती है या पाई जाती है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं स्तन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि स्तन ग्रंथियां जो होती है वक्ष गुहा के बाहर दाएं और क्या बाएं, ठीक है, दाएं और क्या बाएं एक एक संरचनाओं के रूप में स्थित होती है। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ध्यान यहाँ पर रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं स्तन ग्रंथियों का जो निर्माण होती है, स्तन ग्रंथि या स्तन जो बनता है वो किससे बनती है, किससे निर्माण होता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, स्तन ग्रंथियों का जो निर्माण होता है वो वसा और साथ ही साथ क्या, तो ग्रंथिल उत्तक द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, वसा के साथ साथ जो है ग्रंथिल उत्तक द्वारा क्या होती है, तो स्तन का निर्माण होता है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ध्यान यहाँ पर रखना है कि जो स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि में अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन उत्तक पाई जाती है, तो ग्रंथिल उत्तक आपको बताया गया। और एक ग्रंथिल उत्तक जो होती है लगभग कितने, तो 15 से 20 पालियों में क्या होती है, कितने, तो 15 से 20 पालियों में क्या रहते हैं, बटी रहती है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं जो ग्रंथिल उत्तक जो होती है किसमें, स्तन में, ठीक है, वो जो है कितने पालियों में बटे होते हैं, तो आपको बताना होगा कि 15 से 20 पालियों या लोबिल्स में बटा होता है। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब बात आ जाती है कि जो पालियाँ होती हैं उन प्रत्येक पालियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रत्येक पालियों में क्या होती हैं, कोशिकाओं की जो है गुच्छा पाई जाती है या गुच्छ पाई जाती है। उस गुच्छ को हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका या एल्वियोलर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, बात आ जाती है कि जो ये कुपिका क्या करती है, तो दूध को स्रवण करने में या स्राव करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताएं जी जो कुपिका होती है ये कुपिका से क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि दूध का स्राव होता है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अब बात आ जाती है कि जो स्रावित दूध होते हैं, ठीक है, वो कहाँ एकत्रित रहते हैं, तो देखेंगे वो कहाँ एकत्रित रहते हैं, तो कुपिकाएं गुहाओं में जो है एकत्रित होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो कुपिकाओं से जो है दूध स्राव होती है वो कहाँ जो है एकत्रित रहती है, तो आपको बताना होगा कि कुपिकाएं गुहाओं में जो है एकत्रित रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
इन दोनों टॉपिकों के बारे में आपको समझ में आ गया। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो पाली होती है, उन प्रत्येक पालियों में जो होती है छोटी छोटी क्या होती है, नलियाँ पाई जाती है। बस में आ रही है, वो नलियाँ क्या करती है, आपस में मिल करके क्या करती है, तो स्तन वाहिनियाँ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, स्तन वाहिनियाँ का निर्माण करती है। बस में आ रही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्तन वाहिनियाँ का जब निर्माण हो जाता है तो निर्माण होने के बाद क्या होती है कि स्तन वाहिनियाँ पुनः क्या करती है, आपस में मिलती है। ठीक है, और ये स्तन वाहिनियाँ आपस में मिल करके एक रचना बनाती है। क्या करती है, एक रचना को जो है बनाती है। ठीक है, उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रख, जो एम्पुला होती है वो किससे जुड़ी रहती है, तो लैक्टोफेरस नलिकाओं से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी रहती है, तो लैक्टोफेरस नलिकाओं से जो है जुड़ी होती है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। नली होती है, कौन नली, तो लैक्टोफेरस नलियां जो होती है, नली जो होती है ये क्या करती है, तो स्तन से दूध को, ठीक है, चूचक देख रहे हैं ना, चूचक यानी नेपल, ठीक है, निपल है ना, क्या करती है, जो ये नलियां होती है ये क्या करती है, तो दूध को चूचक या जो है निपल छिद्र द्वारा जो है बाहर निकालती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब चलते हैं। यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इस जो है ना नली द्वारा ही क्या होते हैं, स्तन से जो है, ठीक है ना, चूचक द्वारा जो है या चूचक छिद्र द्वारा क्या होती है, दूध बाहर निकलती है या बाहर निकाला जाता है। अब बात आ जाती है कि जो निपल होते हैं, छिद्र का जो क्या होती है, ठीक है, छिद्र होता है वो कितना होता है, 0.5 mm होता है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान देंगे। और बात आ जाती है नोट पॉइंट को लेकर के। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक हम नोट के बारे में आपको बता रहे हैं, एक नहीं बल्कि 3 नोट बताएंगे। इन तीनों नोटों को आपको ध्यान रखना है और ध्यानपूर्वक सुन लेना और समझ लेना और याद भी कर लेना है। तो देखिए, तो जो चूचक होते हैं, जो निपल होते हैं, ठीक है, इस निपल के चारों ओर उपस्थित जो होते हैं गोलाकार जो क्षेत्र होते हैं, उस गोलाकार क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एरियोला के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो चूचक होते हैं उसके चारों ओर से जो उपस्थित गोलाकार जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि उसे हम लोग एरियोला के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। सेकेंड नोट की हम बात कर लेते हैं। तो सेकेंड नोट में ध्यान रखना कि जो एरियोला होती है, ठीक है, एरियोला की अगर हम बात करें तो एरियोला ग्रंथि जो होती है, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एरियोला जो ग्रंथियां होती है ये शरीर का क्या होती है, तो सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि मानी जाती है। क्या मानी जाती है, तो श्वेत ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि मानी जाती है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। थर्ड नोट है। अब अगला नोट के बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। जो एरियोला होती है ये शरीर के क्या होती है, तो सबसे गहरे जो है रंग का भाग होती है। सबसे गहरे रंग कहने का अर्थ क्या, डार्क यानी या ब्लैक आप कह सकते हैं। यानी जो है एरियोला जो होती है हमारे शरीर के सबसे जो है ना गहरे या सबसे ब्लैक रंग का होती है। ये बात क्लियर हो गई। पुनः एक बार हम क्या करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ताकि आपको समझने में और ज़्यादा सुविधा हो जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और समझ लीजिएगा। और यहाँ पर भी हम फिगर को भी दिखाएंगे और बता देंगे। ठीक है, जो अभी आपको बताया गया उन नामों को हम फिगर में यहाँ पर दिखाएंगे और समझा देंगे। तब तक हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, समझिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं मानव के शरीर का सबसे जो काला भाग होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा एरियोला के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो है शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सा ग्रंथि है, तो आपको बताना होगा श्वेत ग्रंथि। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। जो कहाँ पाई जाती है, एरियोला में पाई जाती है। आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो चूचक होते हैं, निपल जो होते हैं, उस निपल के चारों ओर क्या होती है, उपस्थित जो गोलाकार क्षेत्र होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि उसे हम लोग एरियोला के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं निपल जो होती है उसका छिद्र कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि 0.5 mm होता है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं दूध का जो स्रवण होती है वो किसके द्वारा होती है, तो आपको बताना होगा कि निपल द्वारा होती है। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि एम्पुला जो होती है वो किससे जुड़ी रहती है, तो आपको बताना होगा कि लैक्टोफेरस नलिकाएं जो है क्या होती है, जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है, तो लैक्टोफेरस नलिकाओं से जुड़ी रहती है। ये आपको बताना होगा। आगे चलते हैं। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो पालियाँ होती हैं उन पालियों में छोटी छोटी जो नलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, तो आपको बताना होगा कि स्तन वाहिनियाँ बनाती है। बात समझ में आ रही है। और ये स्तन वाहिनियाँ क्या होती है, आपस में मिलती है और मिलकर क्या बनाती है, ठीक है, तो एम्पुला बनाती है। हाँ, और एम्पुला ही
किससे जुड़ी रहती है? तो लैक्टोफेरस नलिकाओं से जुड़ी रहती है। ये बात क्लियर हो गई। और इससे पहले सभी जो है ना क्वेश्चनों के बारे में आपको पहले भी जिक्र कर दिया गया था। तो आगे चलते हैं, हम इन सभी को जो है ना, इन सभी संरचनाओं को जिसके बारे में हम जिक्र किए थे, उन सभी संरचनाओं को हम यहाँ पर फिगर में दिखा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हम बार बार निपल की बात कर रहे थे, ये निपल यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ से यहाँ तक जो संरचनाएं दिख रही है, इसी को लोग निपल या चुचक के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो छिद्र होते हैं, छोटा छोटा छिद्र जो दिख रहा है, इस छिद्र की जो है क्या होती है, जो स्थान होती है, ये छिद्र जो होता है इतना जो है ना mm का होता है, 0.5 mm का होता है। जो छिद्र आप यहाँ पर देखते हैं जिसके माध्यम से दूध निकलती है, वो इतना जो है ना mm का होता है। कितना mm? तो 0.5 mm का। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। एरियोला की अगर हम बात करते हैं, बार बार एरियोला के बारे में आपको जिक्र किया जा रहा था। देख रहे हैं एरियोला, यहाँ पर आप देखेंगे इस भाग को हम लोग एरियोला के नाम से जानते हैं। ये बताया गया था कि हमारे शरीर का सबसे क्या है, तो काला भाग माना जाता है, या मानव शरीर का सबसे काला भाग होती है। ये बात क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, रिब्स जो होती है, पसलियाँ जो होती है, ये बोन के रूप में आपको यहाँ दिखाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, जो क्या होते हैं, जो संरचनाएं दिख रही है इसके जो है ना साइड से क्या होते हैं, कुछ आपको संरचनाएं दिखेंगे, उसे हम लोग फैट के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है। अब देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो संरचनाएं दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लैक्टोफेरस जो है ना डक्ट या लैक्टोफेरस नलिकाओं के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। जो देख रहे हैं, जो संरचनाएं जो दिख रही है, यहाँ पर जो संरचना दिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और देखेंगे ये जो संरचनाएं यहाँ पर दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैमिली लोब्स के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है। और इसको हम मैमिली लोबिल्स के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये आपको फिगर में दिखा दिया गया। यानी एक स्त्री के जो स्तन होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ जो होती है, वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। बात क्लियर हो गई। यहाँ तक समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत? इस टॉपिक यानी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक लास्ट टॉपिक है, जो हम आपको बता करके, ठीक है ना, खत्म कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जो है ना, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आ रही है, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र का कार्य। बात समझ में आ रही है। अब मादा जनन तंत्रों के कार्यों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और बात करने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और ये समाप्त भी हो जाएगा, इसमें और कोई टॉपिक आपको नहीं बच रहा है। आगे चलते हैं। और जितना आपको बता दिया गया है वो आपको बहुत बेहतर तरीकों से बताया गया है। जो आपको आईईसी तो छोड़िए ना, आईईसी के अलावा, आईईसी में तो कहना ही नहीं है, आईईसी के अलावा जैसे नीट हो गया, जो है ना ऑल इंडिया जो है ना मेडिकल हो गया, या अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम लिए जाते हैं, जो है ना हाई कंपटीशन वाले होते हैं, उसमें आपको काम आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और आसानी से और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और आपको हम पूरी तरह से सिखाएंगे, केवल पढ़ाएंगे नहीं, बहुत कुछ सिखाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और लगातार पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा और बहुत कुछ समझाया जाएगा और बहुत कुछ बताया भी जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और लगातार समझते रहिए। देखते हैं आपकी जो है ना आप कितना समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। और जो आपको जो है वीडियो में अच्छा लग रहा है, चाहे वो फिगर हो या लिखावट हो या जो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि जो आपको जो है ना इन सभी पार्ट्सों में क्या अच्छा लग रहा है। आप एक बार जरूर बताइए और लगातार आप बताते रहिए, ताकि हम और भी मोटिवेट होते रहें और लगातार आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें, जिससे कि आपको नहीं बल्कि सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को फायदा ही फायदा होगा। तो चलिए लगातार हम आपको लास्ट में इस टॉपिक को बता करके इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। तो देखिए, और साथ ही साथ इस टॉपिक को भी खत्म कर देते हैं। जैसे कि आपको बताया जा रहा था मादा जनन तंत्रों के कार्यों को लेकर के, तो ध्यान देंगे इसके अनेक कार्य होते हैं, जिसमें कि हम 5 कार्यों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 कार्य काफी है, बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर अब बात आ जाती है कि क्या होता है, जो मादा जननांग होती है या मादा जनन तंत्र होती है, ये क्या करती है, तो अंडाणुओं को निर्माण करने का कार्य करती है। जो हम बताए थे कि अंडाणुओं का निर्माण कौन करती है, तो आपको बताया गया था कि अंडाशय करती है। यानी अंडाशय किसका भाग है, तो मादा जनन तंत्र का भाग है। तो ये क्या करेगा, अंडाणुओं को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यानपूर्वक केवल सुनते रहिए। और ये तो अभी तो थ्योरी है ना, अभी तो प्रैक्टिकल दिखाना बच ही रहा है, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्टर दिखाया ही कहाँ गया है। जब हम प्रोजेक्टर दिखाएंगे तो आपको और 110% समझाएंगे, हमें पूरी तरह से आपको गारंटी देते हैं। तो ये आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। ये केवल भानने वाली बात नहीं है, ये केवल आपको कहने वाली बात नहीं है, कह दिए और कर नहीं रहे हैं। आप खुद देखेंगे, आकर के समझेंगे क्लास में, तो आपको पूरा तरह से आपको और 110% समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस पर चलचित्र फिगर दिखाई, एनिमेशन वीडियो आपको दिखाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हर एक छोटा से छोटा बच्चा के साथ साथ कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी उसके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकता है। और आप तो
बहुत उससे आगे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और लगातार पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो चलिए आगे हम बताते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट जो है हम बताते हैं, फर्स्ट आपको बता दिया गया, सेकंड की बात करें तो ये क्या करता है, शुक्राणु को ग्रहण करने का कार्य करता है। कौन? तो स्त्री जननांग या स्त्री जनन तंत्र। क्लियर हो गया। अब शुक्राणु कैसे ग्रहण होती थी, तो आपको बताया गया था कि जब मैथुन की क्रिया किया जाता था जो है ना, तो क्या होती थी, पेनिस जो होता था, शिशन जो होता था, स्त्री जननांगों में प्रवेश कर जाता था और प्रवेश करने के बाद क्या होती थी, शुक्राणु उसके माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाता था और जो है ना फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता था। तो ग्रहण करने की एबिलिटी हुई मादा जनन तंत्र में। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है, बेहिचक पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। फिमरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिमरी द्वारा क्या होती है, अंडाणुओं को पकड़ा जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फिमरी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना। क्या होती है, जब पूरी तरह से जो है ना अंडाणु मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होने के बाद जब जो है अंडाशय से वो बाहर निकलता है तो फिमरी क्या करती है, उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद क्या करती है, तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उस तक पहुँचा देता है। बात समझ आ रही है, अंडवाहिनी तक पहुँचा देता है, या आप कह सकते हैं गर्भाशय में पहुंचाना, तो वो पहुंचाता है। अंडवाहिनी में क्या करता है, पहुंचा देता है। आगे चलते हैं। निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, ये क्या करता है जो ना मादा जनन तंत्र क्या करता है, तो पूर्ण से जो क्या होते हैं अंडाणु और शुक्राणु जो आपस में संयोग करते हैं, निषेचन की क्रियाएं जब करते हैं तो उसको निषेचन करने के लिए उपयुक्त यानी कहने का अनुकूलित वातावरण प्रदान करने का भी कार्य कौन करता है, तो मादा जनन तंत्र करता है। बात क्लियर हो गई। हाँ, लास्ट में बच रहा है कार्य जो हम आपको बता देते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। ये क्या करता है, तो भ्रूण को विकास करने के लिए क्या करता है, तो पोषण या पोषक तत्व प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है, कौन, तो मादा जनन तंत्र। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही है सबको, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है भी तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, जो है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।